हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस भारतीय संविधान की कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो 3 से 4 वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि यह जो लोग तैयारी कर रहे हैं वही, और उनके अलावा जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, आम इंसान है, थोड़ी बहुत भी राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अर्थात आज हम भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ने वाले हैं, और उस भाग 5 में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जिसमें से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रेसिडेंट को स्टार्ट करने में आज हम संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक प्रावधान किया गया है, जिसे आज हम बढ़िया सरल और आसान भाषा में समझेंगे, और आपको यही राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं, वह याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किस भाग में है, तो राष्ट्रपति है भाग नंबर 5 में है। और भाग नंबर 5 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो यह आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक है। अब हम एक एक करके इन आर्टिकल को समझ लेंगे, क्योंकि जो पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा आर्टिकल समझने की जरूरत है। अगर आप इन आर्टिकल को समझ लेंगे तो इन्हें याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रटना बात अलग होता है और समझना अलग होते हैं। चलिए आज हम इनको समझते हैं और इनको यहीं याद भी करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, देखते हैं कैसे याद नहीं होते, आपको याद हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात आर्टिकल नंबर 52 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति का पद दिया हुआ। सबसे पहले कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप याद करने के हिसाब से केवल ये याद रख लीजिए, आर्टिकल नंबर 52 में उसका पद दिया गया है, अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल नंबर 53 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर इसमें क्या दी गई है, कार्यपालिका शक्ति दी हुई है, कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति जब दी गई है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि पहले कार्यपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, जब तक कार्यपालिका नहीं समझेंगे तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इस वर्ड को हम नहीं समझ सकते। तो देखते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, तो मैं पीएम लिख रहा हूं प्रधानमंत्री को, प्लस उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्रिपरिषद, और महान्यायवादी। ये होती है कार्यपालिका जो सरकार चलाती है। आप सभी को मालूम होगा कि वर्तमान में जो भी सरकार चलाती है, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी जो मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति या महान्यायवादी, यह मिलकर कार्यपालिका आती है। तो कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं वह किसके नाम से होते हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो यह कार्यपालिका कहलाती है। और याद रखने के लिए इसे क्या करेंगे, कार्यपालिका शक्ति दी हुई है आर्टिकल नंबर 53 में। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसकी, संघ की, संघ अर्थात केंद्र सरकार की। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 54, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल कौन कहलाता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, वोट देने वाले लोग उसके निर्वाचक मंडल में आते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा। आप सभी को मालूम होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें अप्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसे होता है, क्या होता है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, एक एक चीज उस पर डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी को बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, अर्थात उसको वोट कौन कौन देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों के केवल निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित सदस्य बोल रहा हूं मैं, याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वह निर्वाचन में भाग नहीं लेते, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डालते। तो लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं,
543, राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं। कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में मैं पढ़ाऊंगा आगे, और इसमें 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, तो 543, 233 ये होते हैं। फिर एक और दिया हमने, राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी निर्वाचित सदस्य हैं, जिसके अंतर्गत पौंडीचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी आते हैं। कौन आते हैं इसके साथ? दिल्ली और अब उसका नाम हो गया पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और भारत के अंतर्गत सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल है। तो ये हो गया निर्वाचक मंडल। फिर जब निर्वाचक मंडल हो गया तो निर्वाचन की रीति पूछी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर अगला है 55, इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति है। इसमें 2 रीति यूज होती हैं। बड़े कठिन से नाम लगते हैं लोगों को, लेकिन रीति जब हम समझेंगे तो ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की टेंशन ही नहीं होगी आपको। वह इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट उसके बारे में हम समझेंगे। तो उसके बारे में ये 2 पद्धति इसमें बताई गई है, वो याद हो जाएंगे। आपको याद करने की टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ ये देखना है आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। 2 प्रकार की नीति है, बस आप अभी सुन लीजिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपात बनाया जाता है केंद्र में लोकसभा राज्यसभाओं की सीटों के बीच और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के बीच। क्यों बनाया जाता है? अगर लोकसभा और विधानसभाओं की संख्या की बात करें, टोटल 776 सांसद होते हैं और राज्यों की विधानसभा में लगभग 4120 विधायक होते हैं। ऐसे में क्या होगा, 4120 विधायक तो भारी पड़ जाएंगे इन सांसद में, जबकि 4120 विधायक भी लगभग 125 करोड़ देशवासियों पर चुनकर आए हैं और 776 भी। तो इन दोनों को वोट वैल्यू बराबर किया जाता है। वो सब कैसे किया जाता है मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन का जिसके जस्ट बाद जो अगला वीडियो है उसमें आपको समझाऊंगा। आप अभी यहाँ पर टेंशन मत लीजिए। इसमें याद रखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरी दी गई है एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरित पद्धति। मत हस्तांतरित होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, सब बताऊंगा। फिर अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति बनता है? तो वह है 5 वर्ष। अपने पद धारण करने से 5 वर्ष तक के लिए क्या बनता है? पद धारण करता है, उसकी पदावधि है। और उसके अलावा वह संविधान के अतिक्रमण पर आर्टिकल 61 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। अब याद रखना, यहाँ कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान आर्टिकल 56 के दूसरे या खा में है और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में दिया गया है। बात को समझिए फिर से, जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उस प्रक्रिया लिखी हुई है आर्टिकल 61 में, लेकिन आर्टिकल 56(2) में या खा में यह लिखा हुआ है कि आर्टिकल 56 खा के अंतर्गत या 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 61 में दी गई प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया जा सकता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजन समझना, यहाँ लोग वक्त गलत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है, तो वह जो महाभियोग है वह दिया गया आर्टिकल नंबर 61 में। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई, 61 में। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा हटाया जाता है, तो 56(2) या 56 खा वहां पर लिखा होगा, वह आपको आंसर लगाना है। क्योंकि 56(2) में या खा में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 61 में दी गई प्रक्रिया के अंतर्गत उसे हटाया जा सकता है, लेकिन लिखा कहाँ है? 56 खा में। ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है। फिर आगे देते हैं आर्टिकल नंबर 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की पात्रता रखता है, तो आप इतना बस याद रखेंगे इसमें, पुनर्निर्वाचन याद रखना है। और इसमें पदावधि याद रखना, पदावधि के साथ इसको हटाया जाना, 56 खा या 56(2) याद रखना है। फिर इसके बाद जो के आर्टिकल हैं 58, 59, 60 और 62 वो देखते हैं, आप इतना नोट डाउन
कर लीजिए। अब देखते हैं 58 में क्या दिया हुआ है, अहर्यताएं, योग्यताएं भी जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहर्यताएं के साथ साथ क्या योग्यताएं, योग्यताएं भी आप इन्हें कह सकते हैं कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। देखते हैं, सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। क्या हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, वह 35 वर्ष का हो चुका हो। फिर उसके बाद बात करते हैं भाई, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। याद रखना, यहाँ लोकसभा लिखा है, संसद नहीं लिखा है, ना कि राज्यसभा लिखा है। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसकी अहर्यताएं पढ़ेंगे, तो यहाँ लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा होगा। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की पद की योग्यताएं रखना आवश्यक होता है। फिर चौथा, वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर ना हो। वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर ना हो। आपको एक चीज और यहाँ नोट डाउन करनी है कि जो भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल हैं, व केंद्र में और राज्यों के मंत्री हैं, जैसे केंद्र सरकार के मंत्री, माननीय अभी जो प्रधानमंत्री और उनके साथ जो मंत्रिपरिषद हैं, या किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री उनके मंत्रिपरिषद हैं, वह लाभ का पद नहीं कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये अहर्यताएं होंगी। फिर अगला है आर्टिकल नंबर 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें आप याद रख लें। शर्तें दी गई हैं या पद की शर्तें दी गई हैं, ये याद रखिए। तो राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, अर्थात वह ना तो किसी विधानसभा का सदस्य होगा, ना तो किसी संसद का सदस्य होगा। और इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है आपको समझने के लिए, अगर वह सदस्य होता भी है और वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है। अगला, वह कोई लाभ के पद पर नहीं होगा, इसमें भी एक पॉइंट लिखा होगा। तीसरा, वह बिना किराए दिए शासकीय निवास में रहेगा। अगला, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वह उसके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। एक तो वह फ्री में बगैर किसी पैसा दिए शासकीय निवास राष्ट्रपति भवन में रह सकेगा, और जब वह पद पर है, उसके पद पर रहते हुए उस पर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा अर्थात जैसे उसका वेतन है, अभी कितना वेतन है, 5 लाख रुपए, तो उसका ऐसा नहीं कि आप 4.5 करो। तो जब वह पद पर है, उसका पद पर रहते उसके वेतन में कमी नहीं की जा सकती, ना उसके भत्तों में कमी की जा सकती, ये उसमें लिखा हुआ। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ दी हुई। मैंने अनुसूचियों में भी बताया था आपको कि वहां पर जो शपथ पढ़ाया था उसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं थी, मैंने वही लिखाया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में दी गई है, वहां पे भी बताया था। तो राष्ट्रपति संविधान और विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण की और जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। जो पीएससी वाले हैं उनको ये पूरा याद रखना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम बस की तैयारी कर रहे हैं उनको याद रखना है कि इसमें शपथ बस दी गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61 की, जिसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहा जाता है उसका उल्लेख है, और इस प्रक्रिया को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। यह आप लोग याद रखेंगे। क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसको हम समझते हैं, ये पूछी जाती है कई बार, पीएससी में तो कई बार लिखने ही आती है, तो इसको हम समझते हैं। इसके बाद एक और आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 62, ये देख लेते हैं, फिर महाभियोग की प्रक्रिया देखते हैं। आर्टिकल नंबर 62 में दिया राष्ट्रपति के पद के रिक्त के भरने का समय, निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति की परिस्थिति में क्या होगा। तो राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने, पहली चीज उसमें दिया गया है जब राष्ट्रपति के पद समाप्ति के पहले ही उसका निर्वाचन करा लिया जाएगा। पहले पॉइंट में क्या है, उसके पद समाप्त होने के पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे, और निर्वाचन कराने का समय ये दिया गया, ये दूसरा वाला है। ठीक है, और उसका अगर आकस्मिक पद रिक्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र हो जाता है, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वह तुरंत राष्ट्रपति बन जाएगा। क्लियर है, जब उपराष्ट्रपति होगा वह क्या बन जाएगा, तुरंत राष्ट्रपति पद का संभाल लेगा। और जब यह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेगा तो वह एज अ राष्ट्रपति ही कार्य करेगा, उसे एज अ राष्ट्रपति के वेतन भत्ते ही मिलेंगे और वह राष्ट्रपति के निवास में निवास
करेगा और जब यह बनेगा तो उसके 6 माह के अंदर फिर से चुनाव करा लिए जाएंगे राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक नया अधिनियम भी आया है। आगे जब हम अगला वीडियो जो राष्ट्रपति के चुनाव पर बनाएंगे उस पर पूरी डिटेल बताएंगे। तो यह राष्ट्रपति जब चुना जाएगा, पहले यह नहीं लिखा था, उपराष्ट्रपति तक का प्रावधान था। मान लो उसी बीच उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो और राष्ट्रपति का भी, फिर कौन बनेगा? तो आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह बनते हैं। तो इसका प्रावधान उस एक्ट में किया गया जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाया गया था। संविधान में केवल उपराष्ट्रपति तक दिया था। क्लियर है? फिर इसके बाद अगर वह न्यायाधीश भी ना हो, मुख्य न्यायाधीश, तो जो भी वरीयता क्रम का न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वह राष्ट्रपति बन जाएगा। यह एक्ट में प्रावधान किया था। क्लियर है? इतना हो गया। अब हम, आप इतना नोट डाउन करिए, जो यह प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, इसके बारे में हम क्या करेंगे समझ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 61 में प्रक्रिया दी गई थी, आर्टिकल नंबर 61 में जो प्रक्रिया दी गई थी उसको हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि यह पीएससी वगैरह में और कई एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। उसके साथ ही इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति का जो पद है उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है। अच्छा, एक चीज और आप सभी को बता दूं कि अभी तक देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, और ना ही किसी व्यक्ति को जब चलाई नहीं गई तो राष्ट्रपति को ना ही महाभियोग के द्वारा हटाया गया होगा। क्लियर है आप चीजों को? तो एक चीज और मैं बता दूं, जब मैं महाभियोग शुरू कर रहा हूं तो संविधान की भाषा में आप सभी को समझा दूं कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल महामहिम पर चलाई जाती, अर्थात राष्ट्रपति पर ही बस चलाई जाती महाभियोग की। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज वगैरह में, अखबार में सुना होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, फिर वह खारिज हो गई थी। तो आप सभी को बता दूं, संवैधानिक वर्ड के हिसाब से वह गलत वर्ड यूज किया गया था। केवल महाभियोग की प्रक्रिया केवल महामहिम राष्ट्रपति पर चलाई जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है या सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वह संसदीय प्रक्रिया कहलाती है। वही भी अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, इसमें उसमें कुछ अंतर होता है। साफ लिखा हुआ उस आर्टिकल में जहाँ पे प्रावधान है, मैं पढ़ाऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो याद रखना, महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है और किसी पर नहीं। क्लियर है? संविधान की भाषा में बता रहा हूं, जो लॉ स्टूडेंट है वह इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं कि सबसे पहले जब किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसका कारण क्या होगा। तो देखते हैं, कारण केवल एक ही हो, कारण पे आप महाभियोग लगाया जा सकता है, वह है केवल संविधान के अतिक्रमण पर या संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अन्य किसी मामले पर राष्ट्रपति पर, संविधान पर महाभियोग का उपयोग नहीं लगाया जा सकता। अर्थात राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन पर लगाया जा सकता है, अन्य किसी मामले पर उसे महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। अब बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है और कहां से होती है। तो राष्ट्रपति पर संसद की किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, वह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हाँ, जिस सदन में भी वह प्रक्रिया शुरू की जानी है वहां पर उसको 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी उस सदन को, और जब वह लिखित सूचना देगा तो सदन के टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे मान के चलो संसद में अगर लोकसभा में प्रक्रिया शुरू करनी है तो निर्वाचित सदस्य 543 के लगभग 135.9 मतलब 136 सदस्य कम से कम इतने सदस्य लिखित सूचना दें कि हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, तब शुरू होगा, इससे पहले नहीं। और अगर कोई राज्यसभा में लगाता है तो 233 का 1/4 करेंगे तो लगभग ये 58 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इससे 59 सदस्य या उससे अधिक ही जब लिखित लेटर में हस्ताक्षर शायद बोले कि हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तभी शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। बहुत बड़ा ये वोटिंग है। फिर हम बात करें, जिस सदन में उस प्रक्रिया लगाई हुई है 14 दिन पहले सूचना दे दी, 14 दिन बाद उस सदन में कार्रवाई शुरू की जाएगी महाभियोग। क्या होगी कार्रवाई में? सबसे पहले कुछ नहीं होगा, वहां पर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग 2/3 बहुमत से पास हो जाती है, अगर फेल हो रही तो महाभियोग वहीं समाप्त, अगर पास हो जाती है तो इसे दूसरे प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाएगा। पहले सदन में कुछ नहीं होता जाता। दूसरा सदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
दूसरा सदन क्या करेगा, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, या तो एक कमेटी बता देगा या किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी से भी कह सकता है कि इसकी जांच करो कि जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं वह सही है या नहीं। क्लियर बात है, किसी के कहने से थोड़ी होगा, राष्ट्रपति है, जांच होगी, है कि नहीं। तो जब जांच में यदि वह दोषी नहीं पाया जाता तब वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग समाप्त हो जाएगा। यदि दोषी पाया जाता है तो फिर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग 2/3 बहुमत से पास नहीं हुई तो राष्ट्रपति दोषी पाए जाने पर भी महाभियोग समाप्त हो जाएगा। अब यदि 2/3 बहुमत से वोटिंग पारित हो जाती है ऐसा प्रस्ताव, तब राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से पद मुक्त माना जाता है और उसी समय तुरंत उपराष्ट्रपति जो होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेता है, और 6 माह के अंदर आर्टिकल 62 में पढ़ा चुका हूं, नए राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाते हैं। यह है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो मेंस में कई बार पूछी गई है और आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे और यह प्रोसेस याद हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, किस प्रकार से निर्वाचन होता है, क्या परेशानी आई, फिर कौन सा एक्ट बना, सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट से आपको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी, आपको स्वयं याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।